ये जो जनता के मोबाइल फ़ोन है, जो मेरा भी मोबाइल फ़ोन है, इसके ऊपर मैसेज आते हैं। और मैसेज क्या आते हैं ये मैं आपको सुनाता हूं, कैसे हवा बनती है। मैसेज आया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब की बार मोदी सरकार। मैसेज आया, राहुल गांधी ने खाई चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। फिर मैसेज आया, पराठों के साथ खाओ अचार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर किसने कहा, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर पॉलिटिकल भेजा किसी ने, सोनिया जी ने मनमोहन जी से कहा, अब तो अपना मौन तोड़ दो सरदार। मनमोहन जी बोल पड़े, अब की बार मोदी सरकार। भाइयों मत मारो चांटा बार बार, मैं भी कहता हूं। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो आजकल देश के हर बड़े नेता के निशाने पर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, आप जिस भी नेता का नाम ले लीजिए, उनके निशाने पर ये एक ही नेता है। और वो नेता आज होंगे आपके निशाने पर, देश की जनता के निशाने पर। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी पर आज के इस खास मुकदमे के लिए हमारे जज हैं, जेएनयू के प्रोफेसर रह चुके विचारक, थिंकर, डॉक्टर पुष्पेश पंत। इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने की। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर, जिसमें आज का यह खास मुकदमा चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बचपन की रातें रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए गुजारी थी। आज वही चाय वाला बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। एक जमाने में जो नरेंद्र मोदी घर छोड़कर हिमालय की गुफाओं में चला गया था, आज वही नरेंद्र मोदी हर सर्वे, हर ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री पद के सबसे लोकप्रिय दावेदार हैं। जिस नरेंद्र मोदी की आरएसएस में ट्रेनिंग पर्दे के पीछे रहकर काम करने की थी, वही नरेंद्र मोदी आज हर पोस्टर, हर पब्लिसिटी में, हर दीवार पर दिखाई देते हैं। मैं दीप नहीं बुझने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया में, नेशनल प्रेस में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्तित्व हैं। 2002 तक जिस व्यक्ति ने न चुनाव लड़ा, न किसी पद पर रहा, वही नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो 3 बार पार्टी को चुनाव जितवाया और अब अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर लोकसभा चुनाव में फ्रंट रनर बने हुए हैं। जिस नरेंद्र मोदी को 2 वक्त का खाना जुटाने में दिन रात एक करना पड़ता था, वो नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बन गए हैं। इस समय नरेंद्र मोदी देश के सबसे चर्चित और सबसे विवादित नेता हैं। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी
अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम नरेंद्र मोदी पर। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि इन्होंने पब्लिसिटी करके अपनी हवा बनाई है। मोदी जी, जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, सोनिया जी, राहुल जी, चिदम्बरम जी, शरद पवार जी, सब परेशान हैं। जहां जाते हैं वो एक ही चीज उनको देखने को मिलती है, एक ही चीज सुनने को मिलती है, अब की बार मोदी सरकार। अगर ऐसे शब्दों से किसी को चिंता होती है तो शायद वो छोटेपन की निशानी है, बड़ेपन की निशानी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं सोनिया जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में इश्तहारों का जाल बिछाकर एक आदमी को हर मर्ज की दवा और देश के लिए चमत्कारी नेता बनाकर पेश किया जा रहा है। आजकल दिल्ली पर ब्लैक मैजिक वालों का कब्जा है। ब्लैक मैजिक हुआ है, सब गायब हो गया है, सब गायब हो गया। जिन्होंने नौजवानों के रोजगार गायब कर दिए, जिन्होंने देश का कोयला गायब कर दिया, जिन्होंने बिजली गायब कर दी, तिजोरी गायब कर दी, तो ये ब्लैक मैजिक से ज़्यादा अच्छा है ये जादूगरी। देखिए, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ऐसा माहौल बना रहे हैं कि इनसे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। देशभक्ति के नकली नारे लगाकर कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। इस देश के 125 करोड़ देशवासी देशभक्त हैं। किसी की देशभक्ति से किसी से नीचे नहीं होती, किसी से ऊपर नहीं होती, और इसलिए न मैं किसी की देशभक्ति पर शक करता हूं और न ही मैं कोई महान देशभक्त होने का दावा करता हूं। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी कहती है देश को एक चौकीदार चाहिए। मैं कहता हूं देश को करोड़ों चौकीदार चाहिए। एक चौकीदार से क्या होगा? अच्छा है कि मेरे भाषण वो ध्यान से सुनते हैं। और उन्हें ये मालूम है कि अगर 125 करोड़ चौकीदार होंगे तो कहीं न कहीं अपने काम चल जाएगा। एक चौकीदार होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये उनको मालूम है। और मुझे चिंता ये है कि जब 125 करोड़ चौकीदार होंगे तो जिन पर आदर्श घोटाले का आरोप है, करगिल की विधवाओं के मकान जिन्होंने ले लिए, क्या वे भी चौकीदार होंगे क्या? जिन पर आरोप है राजस्थान और हरियाणा के किसानों की जमीन हड़प ली, क्या वो भी 125 करोड़ में चौकीदार होंगे क्या? अगर ये है तो फिर तो लगता ऐसा है कि वो दूध की रखवाली बिल्ली को दे देंगे। शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर, जिसमें आज का यह खास मुकदमा चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बचपन की रातें रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए गुजारी थी। आज वही चाय वाला बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। एक जमाने में जो नरेंद्र मोदी घर छोड़कर हिमालय की गुफाओं में चला गया था, आज वही नरेंद्र मोदी हर सर्वे, हर ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री पद के सबसे लोकप्रिय दावेदार हैं। जिस नरेंद्र मोदी की आरएसएस में ट्रेनिंग पर्दे के पीछे रहकर काम करने की थी, वही नरेंद्र मोदी आज हर पोस्टर, हर पब्लिसिटी में, हर दीवार पर दिखाई देते हैं।
मैं दीप नहीं बुझने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया में, नेशनल प्रेस में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्तित्व हैं। 2002 तक जिस व्यक्ति ने न चुनाव लड़ा न किसी पद पर रहा, वही नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो 3 बार पार्टी को चुनाव जितवाया और अब अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर लोकसभा चुनाव में फ्रंट रनर बने हुए हैं। जिस नरेंद्र मोदी को 2 वक्त का खाना जुटाने में दिन रात एक करना पड़ता था, वो नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बन गए हैं। इस समय नरेंद्र मोदी देश के सबसे चर्चित और सबसे विवादित नेता हैं। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम नरेंद्र मोदी का। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि इन्होंने पब्लिसिटी करके अपनी हवा बनाई है। मोदी जी, जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, सोनिया जी, राहुल जी, चिदम्बरम जी, शरद पवार जी, सब परेशान हैं। जहां जाते हैं वो एक ही चीज उनको देखने को मिलती है, एक ही चीज सुनने को मिलती है, अब की बार मोदी सरकार। अगर ऐसे शब्दों से किसी को चिंता होती है तो शायद वो छोटेपन की निशानी है, बड़ेपन की निशानी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं सोनिया जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में इश्तहारों का जाल बिछाकर एक आदमी को हर मर्ज की दवा और देश के लिए चमत्कारी नेता बनाकर पेश किया जा रहा है। आजकल दिल्ली पर ब्लैक मैजिक वालों का कब्जा है। ब्लैक मैजिक हुआ है, सब गायब हो गया है, सब गायब हो गया। जिन्होंने नौजवानों के रोजगार गायब कर दिए, जिन्होंने देश का कोयला गायब कर दिया, जिन्होंने बिजली गायब कर दी, तिजोरी गायब कर दी, तो ये ब्लैक मैजिक से ज्यादा अच्छा है ये जादूगरी। देखिए, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ऐसा माहौल बना रहे हैं कि इनसे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। देशभक्ति के नकली नारे लगाकर कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। इस देश के 125 करोड़ देशवासी देशभक्त हैं। किसी की देशभक्ति से किसी से नीचे नहीं होती, किसी से ऊपर नहीं होती, और इसलिए न मैं किसी की देशभक्ति पर शक करता हूं और न ही मैं कोई महान देशभक्त होने का दावा करता हूं। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी कहती है देश को एक चौकीदार चाहिए। मैं कहता हूं देश को करोड़ों चौकीदार चाहिए। एक चौकीदार से क्या होगा? अच्छा है कि मेरे भाषण वो ध्यान से सुनते हैं। और उन्हें ये मालूम है कि अगर 125 करोड़ चौकीदार होंगे तो कहीं न कहीं अपने काम चल जाएगा। एक चौकीदार होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये उनको मालूम है। और मुझे चिंता ये है कि जब 125 करोड़ चौकीदार होंगे तो जिन पर आदर्श घोटाले का आरोप है, करगिल की विधवाओं के मकान जिन्होंने ले लिए, क्या वे भी चौकीदार होंगे क्या? जिन पर करोड़ में चौकीदार होंगे क्या? अगर ये है तो फिर तो लगता ऐसा है कि वो दूध की रखवाली बिल्ली को दे देंगे। देखिए, आपके नारे में, आपके पब्लिसिटी में, प्रोपेगेंडा में एक ही व्यक्ति है और उनका नारा है हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, सबको साथ लेके चलो। रियलिटी तो है हर हाथ लूट, हर होठ झूठ। जैसे ये यहाँ लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, हर जगह
अब नीतीश जी का मैंने भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे ये सब प्रचार है, टीवी खोलिए मोदी, रेडियो खोलिए मोदी सरकार, एफएम बैंड चलाइए इस बार मोदी सरकार, समाचार पत्र देखिए मोदी। वो कह रहे हैं कि ये मोदी ने अपनी हवा क्रिएट कर दी है, कोई लहर नहीं है, ये सिर्फ अपने आप ही कहते हैं, कोई नहीं कहता। एक तो मैं खुद कभी कहता नहीं हूं भाई, आप लोग बोल रहे थे कि मैं बोल रहा था। आपको किसी ने सिखाया है? आपको किसी ने बताया है? आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो? आपको लगता है देश अपनी मर्जी से बोल रहा है? तो इसमें न मेरी सुनिए न नीतीश कुमार की सुनिए, जनता की सुन लीजिए। ये जो जनता के मोबाइल फोन है, जो मेरा भी मोबाइल फोन है, इसके ऊपर मैसेज आते हैं। और मैसेज क्या आते हैं ये मैं आपको सुनाता हूं, कैसे हवा बनती है। मैसेज आया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब की बार मोदी सरकार। मैसेज आया, राहुल गांधी ने खाई चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। फिर मैसेज आया, पराठों के साथ खाओ अचार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर किसने कहा, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर पॉलिटिकल भेजा किसी ने, सोनिया जी ने मनमोहन जी से कहा, अब तो अपना मौन तोड़ दो सरदार। मनमोहन जी बोल पड़े, अब की बार मोदी सरकार। और एक अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया है, भाइयों मत मारो चांटा बार बार, मैं भी कहता हूं। मैं देश की ये जो देश की क्रिएटिव जनरेशन है उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं मानता हूं कि अगर ये सोशल मीडिया न होता तो देश की क्रिएटिविटी का, देश की आवाज का पता ही नहीं चलता। अखिलेश यादव आपकी अदालत में आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये प्रचार, ये अब की सरकार, ये सब नारा बनाने के लिए एक अमेरिकन एजेंसी को हायर किया है, उसको 1000 करोड़ रुपए दिए। एक तो ऐसा कुछ किया नहीं है, न ही ऐसी कोई कंपनी रखी है, और न मैं ऐसी किसी कंपनी को मिला हूं। अब ये झूठ कई दिनों से चल रहा है। अच्छा हुआ आपने मुझे सवाल पूछ लिया ताकि मुझे सच कहने का मौका मिल गया। अगर सचमुच में 1000 करोड़ रुपए की कंपनी रखी होती तो शायद एक कंपनी वाली बात भी अखबार में नहीं छपती, क्योंकि उसकी इतनी तो ताकत होती ना कि क्या छपवाना क्या नहीं छपवाना। तो इसका मतलब ये मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आनंद शर्मा, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की पब्लिसिटी पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहला काम आनंद शर्मा जी ने ये करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार को, उसको लिखना चाहिए कि ये 10,000 करोड़ आए कहाँ से, किसके पास आए, उसकी जांच करो। कम से कम बाकी सब कामों में उनकी सरकार विफल गई है, न उनको कुछ करने का सूझता भी नहीं है। मैं उनको आइडिया देता हूं कि कम से कम ये काम करो। उनकी अभी 30-40 दिन बाकी है, पूरी सरकारी मशीनरी लगा दो और देश के सामने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दो। और मैं आनंद शर्मा को निमंत्रण देता हूं कि जितना हो सके उतना जल्दी करो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को
आचार संहिता के कारण कोई रुकावट आती हो कि ऐसा कर सकते हैं, मैं इलेक्शन कमीशन को लिख करके देने को तैयार हो कि आनंद शर्मा और सोनिया जी की सरकार जितनी भी मोदी की जांच करनी है तो तत्काल कर ले, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ऐसे आदमी हैं, ये गंजों को कंगा बेच सकते हैं। मैं चाय बेचता था, कंगे तो मैंने बेचे नहीं है, लेकिन मैं ये कर सकता हूं, ये इन तक पहुंच गया, ये तो मेरी सफलता है। ये मेरी सफलता है। देखिए, ये तो सच है कि 2009 में, जिसका जिक्र राहुल गांधी अपनी पब्लिक मीटिंग्स पे करते हैं, एक गुब्बारा भरा था इंडिया शाइनिंग का, बहुत हवा भर के उड़ाया, वो फूट गया। वो कह रहे हैं कि अब ये 2014 में एक नया गुब्बारा लेके आए हैं और उसमें बहुत हवा भरी है, धड़ाधड़, वो उसे कहते हैं, हवा भरते हैं। और उनका कहना है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये गुब्बारा भी फूटेगा। 2002 में भी जब गुजरात का चुनाव था, कांग्रेस के मित्र यही कह रहे थे। 2007 में गुजरात का चुनाव हुआ, कांग्रेस के मित्र यही कहते थे। 2012 में गुजरात का चुनाव हुआ, कांग्रेस के मित्र यही कहते थे, और गुब्बारा उनका फूट गया, देश जानता है। तो पहली बार गुजरात में उन्होंने मेरे साथ फ्रेंडली मैच की है, और वो प्राइमरी मैच में बुरी तरह पिट गए हैं। अब वो फाइनल में आए हैं, मैदान में जनता तय कर लेगी। देखिए, सोनिया जी का कमेंट मैंने देखा, वो पब्लिक मीटिंग में कह रही थी, ये ऐसे दिखा रहे हैं कि अब तक देश में कुछ हुआ ही नहीं और नरेंद्र मोदी आकर रातों रात कुछ कर देंगे। 21वीं सदी का ये पहला दशक, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी देश को। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जहां छोड़ा था, पूरे विश्व को लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान टेक ऑफ करेगा, देश आगे बढ़ेगा। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में हिंदुस्तान एक ताकत के साथ खड़ा होगा, लेकिन अचानक टेक ऑफ करना छोड़ दीजिए, हम रनवे पर ही कोलैप्स कर गए, और इसके कारण देश को गंभीर नुकसान हुआ है। और उस संदर्भ में हम कहते हैं कि जितनी संभावनाएं पड़ी थी, आप मुझे बताइए, आपने ऐसा कोई देश देखा है कि गेहूं विदेश भेजे और चपाती बाहर से मंगवाए? ऐसा कोई देखा है? हम आयरन और विदेश भेजते हैं और स्टील बाहर से मंगवाते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? यह देश जिसके पास 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, दूसरी तरफ कोयला की खदानें बंद पड़ी हैं। खदानें बंद क्यों पड़ी हैं? तो फाइल खो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दिल्ली सरकार कहती है फाइल खो गई है। अब मुझे लगता है उनके लिए फाइल खो गई है, देश के लिए लाइफ खो गई है। और इसके कारण अगर वो कोयला होता तो 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने चलते, बिजली मिलती तो छोटे मोटे उद्योग चलते, छोटे मोटे अगर उद्योग चलते तो नौजवानों को रोजगार मिलता, देश का जीडीपी आज जो गिर गया है वो नहीं गिरता। ये जब सारी बातें हम उठाते हैं तो उनके मन में सवाल उठा है। और देखिए, उनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने काम किया कि नहीं किया, उनका प्रॉब्लम ये है कि हम 4-4 पीढ़ी से देश चलाते हैं, 60 साल से इस देश पर हमारा कब्जा है, और एक चाय वाला हमें ललकारता है, ये उनको सहन नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र है, छोटे से छोटा बच्चा भी शासक को सवाल पूछ सकता है। इनको सवाल सुनने की आदत नहीं है। परेशानी इस बात की है कि ये चाय वाला प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है।
पहली बात है नंबर 1 मेरी जिंदगी का उसूल है और मैं आज आपकी अदालत के माध्यम से उस बात को जरूर कहना चाहूँगा। मैं वो इंसान हूँ जिसने इस मिनट तक कभी कुछ बनने का सपना नहीं देखा है और मैं भी नौजवानों को कहता हूँ कभी भी बनने के सपने मत देखो। अगर सपना देखना है तो कुछ करने का देखो। मैंने कभी भी बनने का सपना नहीं देखा। मैं तो कभी मेरे गांव में अगर थोड़ी पढ़ाई करने का सौभाग्य मिला होता और स्कूल का टीचर भी बन जाता तो मेरी माँ ने जरूर मिठाई बांटी होती। मैं तो उस बैकग्राउंड का हूँ। ये तो लोकतंत्र है, 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद हैं जो व्यक्ति का भविष्य तय करते हैं। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अपनी डिजाइन नहीं बना सकता है, अपना भविष्य तय नहीं कर सकता है। और अभी भी मैं कहता हूं इस पल भी करने के सपने बहुत है, बनने का सपना एक भी नहीं है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देश की जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन चुनाव भी जीतेगा और ये चुनाव के बाद जरूर तय भी हो जाएगा। लेकिन मेरे पास इल्जामात की बहुत लंबी फहरिस्त है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और आजम खां का जो आज का बयान है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का बच्चा मोटर के पहिए के नीचे आ जाए तो गम जरूर होता है। कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं।